हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और भारत के भूगोल का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक मैंने आपको भारत का सामान्य परिचय पर चर्चा किया था। तो आज जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित होगा। भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग मुख्यतः 4 भागों में रखते हैं। भारत के भौतिक विभाजन को कितने भागों में रखेंगे? तो 4 भागों में रखेंगे। और वह 4 भाग कौन कौन है उसको एक बार देख लिया जाए। पहला पर्वत है, दूसरा पठार है, तीसरा मैदान है और चौथा तटीय द्वीप है। ये मुख्य रूप से 4 हैं। भारत के भौतिक विभाजन में इन 4 को रखा गया है। तो हम लोग इन चारों का अध्ययन कर चुके थे कि भारत का जो क्षेत्र है, देखेंगे ये भारत का जो क्षेत्र है और इस क्षेत्र में उत्तर के जो भाग हैं ये हमारे क्या है? तो ये हमारे पर्वत है। और इस पर्वत में भी हम लोगों ने देखा था कि ये जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो युवा वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो युवा वलित पर्वत है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का जो भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इस भौतिक विभाजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बोलिएगा कि भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग पर्वत को पढ़ते हैं। भारत के पर्वत को, पठार को, मैदान को और तटीय द्वीप को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पर्वत की जहां तक बात होती है तो हम लोग किस पर्वत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे? तो हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत के बारे में देखेंगे। हिमालय पर्वत जो है वो अपने आप से एक मोरदार पर्वत है, युवा वलित मोरदार पर्वत है। और इस पर्वत का जो निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किस क्रिया के द्वारा हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण, तो बोलिएगा कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ वो प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हुआ है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किस क्रिया के द्वारा हुआ है, तो बोलिएगा युवा नवीन वलित हिमालय पर्वत है ना। तो हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो युवा है, नवीन वलित पर्वत है। नवीन है, नया नया बन रहा है और अभी भी इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? तो अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ती हुई चली जा रही है, अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। वलित है, मोरदार का प्रभाव इसमें हमें देखने को मिलता है और युवा है, यंग है। वलित है तो इसका जो निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो उसके लिए हम लोग 2 चीज को उत्तरदायी मानते हैं। पहला भूसन्नति, याद रखिएगा, भूसन्नति, और दूसरा जो है प्लेट विवर्तनिक। भूसन्नति और प्लेट विवर्तनिक, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हिमालय पर्वत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान। भूसन्नति क्या है? तो भूसन्नति के बारे में लिख दीजिएगा, यह एक प्रकार का गड्ढा है, गड्ढा। ठीक है। एक प्रकार का क्या है? गड्ढा है। प्लेट विवर्तनिक कहने का मतलब यह हुआ कि प्लेटों के आपस में टकराव के फलस्वरूप, है ना, अवसादों में वलन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। प्लेट विवर्तनिक कहने का मतलब प्लेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? कठोर भूखंड। प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे? कठोर भूखंड। प्लेट में
आपस में टकराव, आपस में टकराव, आपस में टकराव के फलस्वरूप क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आपस में टकराव के फलस्वरूप किस पर्वत का निर्माण होता है? तो आपस में टकराव के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखें। किन दो प्लेटों के आपस में टकराव के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण होता है? तो यूरेशिया प्लेट है, पहला जो प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट देंगे, यूरेशिया प्लेट, और दूसरा जो हम लोग देंगे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। दूसरा हम लोग क्या देंगे? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ये दो ऐसे प्लेट हैं जिसमें टकराव के फलस्वरूप क्या होता है ना, हिमालय पर्वत का हमारा निर्माण हुआ है। ठीक है, इस चीज को याद रखेगा। तो हम हिमालय पर्वत, फिर हमारा पठार है। तो पठार एक कठोर भूखंड है। पठार क्या है? एक कठोर भूखंड है जहां पर ज्वालामुखी की क्रिया बहुत कम घटित होती है ना। भूकंपों की आने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम घटित होती है। और तीसरा जो हमारा मैदान कहलाता, और ये मैदान जो है वो किस प्रकार का मैदान है? ये जो मैदान है वो किस प्रकार का मैदान है? तो हम लोग लिखते हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये मैदान कैसा है? तो ये मैदान निक्षेपित मैदान है, निक्षेपित है। इसमें क्या चीज की प्रधानता हमें देखने को मिलेगी? तो जलोढ़ों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है मैदान के अंतर्गत। हिमालय के क्षेत्र से जब हम मैदानी इलाका के क्षेत्रों में आते हैं तो वहां पर भी हमारे एक दो मैदान दिखाई पड़ते हैं, जैसे भाभर का मैदान, भाभर का मैदान है, वहां पर हम लोग दिखाई देते हैं। तराई मैदान, तराई क्षेत्र हम लोग देखते हैं, भाभर का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। और जब हम लोग नीचे की ओर आ जाते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं बांगर का मैदान, बांगर मैदान, और फिर हम लोग खादर मैदान को देखते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो पूरा का पूरा पर्वतों पर आधारित होगा। पर्वत में क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो पर्वत में चोटियां देखने को मिलती है, पर्वतों में यू आकार की घाटियां देखने को मिलती है। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। हिमालय पर्वत में भी आकार की घाटियां देखने को मिलती है। हिमालय पर्वत में हिमनद का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, हिमनद झील वहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं। समझ गए? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र से संबंधित होगा, और हिमालय क्षेत्र से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। और हम लोग धीरे धीरे मैदान पढ़ेंगे, और मैदान के बाद फिर पठार पढ़ेंगे, और पठार के बाद फिर तटीय मैदान और द्वीप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देख लें? पर्वतों के बारे में देख लें, हिमालय पर्वत के बारे में देखेंगे, किस प्रकार का प्रश्न है इसको देख लिया जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, बहुत सुंदर है, समझने वाला है, कंसेप्ट वाला प्रश्न है। समझ रहे हैं बात को? देखिए कौन सा कथन, जैसे इसको और बड़ा कर दें, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? आइए, कौन सा कथन गलत है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना सेलाओं में कोयले के वृहत भंडार है। क्या होगा बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न। पहला कहता है कौन गलत है, ढूंढना क्या है, कौन गलत है। देखिएगा, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसको कहते हैं बाबू?
तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मैदान के नीचे वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेंगे। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना। तो ये कहेंगे। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ये कठोर चट्टान है, इसमें कठोर चट्टान है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या है? कठोर चट्टान। कौन से कठोर चट्टान है? तो बोलिएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट प्लस नीस कठोर चट्टान है। ग्रेनाइट और नीस जो कठोर चट्टान है और जिसके कारण से क्या है, यह क्षेत्र खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, खनिजों के लिए जाना जाता है। तो प्रायद्वीप का जो क्षेत्र होता है वो खनिज प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर उद्योगों की प्रधानता आपको अधिक देखने को मिलेगी। समझ गए इन बात को? तो ये तो बात सही है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन भाग है, तो ये सबसे प्राचीन भाग है। क्लियर है? हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है, तो विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है। अब हिमालय की जब हम ऊंचाई की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं, तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई दिखाई पड़ती है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदी के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ। अगर यहाँ पर पूछता कि भारत के पूर्वी समुद्र तट का निर्माण नदी के जमाव क्रिया के द्वारा होता तब सही आंसर होता, लेकिन पश्चिम पूछा है, तो पश्चिम में भ्रंश की क्रिया ज्यादा हुई है, पश्चिम में भ्रंश का प्रभाव हमें देखने को मिलता, तो ये गलत हो गया। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले की वृहद एकदम सही है। पहले भी मैंने आपको बताया था, भौमिकीय संरचना जब मैंने भारत का पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना तंत्र में पाया जाता है, गोंडवाना सेल क्रम में कोयला पाया जाता है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गलत कौन है? ये कथन गलत है, तो गलत कौन होगा? तो 3। आंसर किसको लगाइएगा? 3 को। आंसर किसे लगाइएगा? आंसर 3 को लगाइएगा। याद रखिएगा, कथन में आंसर किसे लगाना है आपको? तो आंसर 3 को लगाना है। क्लियर है? आइए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीप के किस गैप से अलग हुआ है? यहां पर लिख दीजिएगा गैप से अलग हुआ है, अलग अलग हुआ। ठीक है? मेघालय का जो पठार है, मेघालय का क्षेत्र प्रायद्वीपीय, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के किस गैप से ये अलग हो गया है? दक्कन गैप से, मालदा गैप से, छोटानागपुर पठार से, 1 और 2 दोनों से। यहां पर लिख देंगे मालदा गैप, मालदा गैप। मेघालय का पठार प्रायद्वीप के किस गैप से अलग हुआ है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीप के मालदा गैप से अलग हुआ है। तो आंसर क्या लगाएंगे? मालदा गैप लगाएंगे। समझ गए बात को? आंसर मालदा गैप लगाएंगे। कश्मीर घाटी की रचना हुई है, कश्मीर घाटी की रचना हुई है, किससे हुई है? अपनति से, अभिनति से, संभिनति से, क्या होगा? कश्मीर घाटी की रचना हुई है। देखिए, कश्मीर घाटी की जो रचना हुई है वो संभिनति से हुई है। आंसर क्या है? संभिनति। संभिनति होता क्या है? तो संभिनति की जो आकृति बनती है वो इस प्रकार से बनती है ना? इस प्रकार से संभिनति की आकृति बनती है। यह है संभिनति, है ना? तो हिमालय पर्वत में आप देखेंगे, हिमालय पर्वत में संभिनति की जो प्रधानता है वो हमें ज्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है? तो संभिनति की आकृति इसी प्रकार का होगा। जब हिमालय पर्वत की जब हम लोग देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं, तो उसकी आकृति हमें इसी प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संभिनति कहते हैं।
हिमालय के सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय, धौलाधर श्रेणी। सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? बताइए। हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीन श्रेणी। तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत की जो सबसे प्राचीन श्रेणी है उसका क्या नाम है? तो उस प्राचीन श्रेणी का नाम है बृहत हिमालय। अब यहां पर देखिए ट्रांस हिमालय कहीं नहीं दिया हुआ। अगर ट्रांस हिमालय रहता तो हम लोग ट्रांस हिमालय को आंसर लगा सकते थे। हिमालय जो है, हिमालय कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा हम लोग लिखते हैं बृहत हिमालय। बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। तीसरा जो हम लोगों ने लिखा लघु हिमालय, लघु हिमालय। और चौथा हम लोगों ने क्या लिखा है? तो बाह्य हिमालय। समझ गए बात को? तो इतना हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय को हम लोग हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम लोग हिमालय पार भी कहते हैं। तो इसमें ट्रांस हिमालय है ही नहीं, तो क्या है? बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय को लगा देंगे, बृहत होगा, ये गलत आ गया, बृहत यहां पर लिख दे रहे हैं बृहत हिमालय। क्लियर है? सबसे प्राचीन हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन है? तो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी बृहत हिमालय। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है, आंसर है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर, 750 से 1100 मीटर, 750 से 1500 मीटर, 750 से 1300 मीटर। तो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी होगी? जल्दी से बताइए आप लोग। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर, 750 से 1100 मीटर, 750 से 1500 मीटर, 750 से 1300 मीटर। तो शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई होगी 850 से 1200 मीटर होगी। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी होगी? तो 850 से 1200 मीटर जो होगी वो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई होगी। शिवालिक श्रेणी की लंबाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी मतलब सभी, अगर श्रेणी की अगर हम बात करें, लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर सभी श्रेणियों की लंबाई हमें देखने को मिलेगी, है ना। पूरा हिमालय क्षेत्र की जो लंबाई देखने को मिलती है वो 2400 के है, 15,200 किलोमीटर है संपूर्ण। हिमालय का स्थलीय सीमा जो है, भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो हिमालय का भी इतना ही है लगभग स्थलीय सीमा, है ना। उसमें से शिवालिक की कितनी है? तो शिवालिक की है 2400 किलोमीटर। शिवालिक श्रेणी की लंबाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की लंबाई कितनी होगी? 2400 किलोमीटर। शिवालिक श्रेणी को हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज को यही श्रेणी जो है, तो श्रेणी का नाम यहीं पर आप लोग लिख लेंगे जिससे कि बाद में दिक्कत नहीं हो। पहला काराकोरम है, काराकोरम है। दूसरा लद्दाख है। तीसरा जास्कर है। चौथा पीर पंजाल है। पांचवा धौलाधर है। छठा शिवालिक है। छठा क्या है? शिवालिक है। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है और छठा क्या है आपका? शिवालिक है। तो शिवालिक श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर, याद रखिए। हिमालय पर्वत भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न है। हिमालय पर्वत जो है वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? हिमालय पर्वत
भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो बताइए, हिमालय पर्वत भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ? 13, 12, 18, 7। हिमालय पर्वत भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 13, 12, 18, 7। तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत के 12 राज्यों में फैला हुआ है। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 12 राज्यों में फैला हुआ है आपका हिमालय पर्वत। अब कौन कौन सा राज्य है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, फिर आते हैं हम लोग लद्दाख का क्षेत्र, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, फिर हम लोग आ जाते हैं सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, असम के क्षेत्र में भी हिमालय फैला हुआ है, मेघालय के क्षेत्र में भी आपको हिमालय की श्रेणियां देखने को मिलेगी, है ना। मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, नागालैंड है, सिक्किम तो लिख ही दिए हम लोग, है ना। तो इतना राज्य है जहां पर हिमालय की श्रेणियां हमें फैली हुई देखने को मिलती है। 5 है, 6 है, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11 और 12 हम लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार में भी देख सकते हैं कि हिमालय का जो फैलाव है वो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हिमालय की जो आकृति है, तो हिमालय की आकृति ऐसी है, ऐसे चला गया हिमालय, तो अंडमान निकोबार का क्षेत्र यहाँ पर है, समझ रहे हैं बात को। तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलता है। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? लघु हिमालय में, वृहद हिमालय में, शिवालिक में, हिमालय पार में। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी कहां देखने को मिलती है? तो पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में हमको देखने की मिलती है ना, पीर पंजाल श्रेणी। और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यहीं पर लिख दीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये किसका पार्ट है? तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो बोलिएगा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्लियर है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसका पार्ट है? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्लियर रहना चाहिए। आइए कार्डमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं में स्थित है उसका नाम क्या है? कार्डमम, जिसको हम लोग इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ये किन राज्यों की सीमा में स्थित है? वह 2 राज्य का नाम बताना है जिसके सीमा पर ये स्थित है। कार्डमम की पहाड़ी, है ना, बहुत बार प्रश्न पूछता है इससे। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिएगा, अगर हम लोग भारत का मैप बनाते हैं, भारत की मैं मैप की बात करूं तो यहां पर आपको केरल दिखाई देता है, समझ गए ना, और यहीं पर आपका क्या है? तमिलनाडु का जो क्षेत्र है। तो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर ही आपको कार्डमम की पहाड़ियां दिखाई देगी। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर आपको कार्डमम की पहाड़ियां
दिखाई पड़ती है। तो इसमें केरल और तमिलनाडु को साइन कर देंगे कि कार्डमम की पहाड़ियां किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो केरल और तमिलनाडु के राज्यों की सीमा पर आपको कार्डमम की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। सेवराई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कहां पर स्थित है सेवराई की पहाड़ी? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में, कहां पर है सेवराई की पहाड़ी? तो सेवराई की जो पहाड़ी है ये आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सेवराई की पहाड़ी याद रखिए, आपसे पूछेगा कि सेवराई की पहाड़ी कहां है, तो सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। यारकोड किस राज्य का हिल स्टेशन है? यहां पर थारकोड नहीं होगा, इसको हम लोग कह देंगे यारकोड। यारकोड, यारकोड किस राज्य का हिल स्टेशन है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यारकोड किस राज्य का हिल स्टेशन है? आप लोगों को बताना है कि यारकोड किस राज्य का हिल स्टेशन है। यारकोड किस राज्य का हिल स्टेशन है? केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो आंसर क्या होगा? यारकोड किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। यारकोड जो हिल स्टेशन है वो किस राज्य का है? तो यारकोड आप लगा देंगे वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु लगाइएगा। इसका आंसर जो लगाइएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडवा, सतमाला। तो देखिए महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो ये चारों के चारों आपके महाराष्ट्र में स्थित है ना। बालाघाट भी है, हरिश्चंद्र भी है, मांडवा भी है और सतमाला भी, ये चारों के चारों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है तो सभी 1 2 3 4 ये सभी की सभी श्रेणियां आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बालघाट, हरिश्चंद्र और सत्तामाला की पहाड़ी कहां स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए बालघाट, हरिश्चंद्र और सत्तामाला की पहाड़ी कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर क्या लगाएंगे? महाराष्ट्र लगाएंगे। महाराष्ट्र, बालघाट, हरिश्चंद्र और सत्तामाला की जो पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में स्थित है। गढ़जात की पहाड़ियां कहां स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, यूपी, वेस्ट बंगाल। गढ़जात की पहाड़ियां कहां स्थित है? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है। गढ़जात की पहाड़ियां कहां स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, इसको पहाड़ी कर दीजिए। तो गढ़जात की पहाड़ी कहां स्थित है? उड़ीसा के क्षेत्र में। और उड़ीसा में ही नॉर्थन सर्करस भी है। उड़ीसा में क्या है? नॉर्थन सर्करस है, याद रखिएगा। सर्करस, उड़ीसा में नॉर्थन सर्करस भी है। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी। नल्ला मलाई की पहाड़ी, तो नल्ला मलाई की पहाड़ी कहां होगी? तो आंसर लगाएंगे नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में आपका नल्ला माला की पहाड़ियां स्थित है। कैमूर की पहाड़ियां कहां स्थित है? यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। कैमूर, कैमूर का क्षेत्र, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर स्थित है? यूपी में, एमपी में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियां। तो याद रखिएगा कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो आपका एमपी के क्षेत्र में है। कैमूर की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो एमपी के क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियां स्थित है। महादेव की पहाड़ियां स्थित है सतपुरा, विंध्य, पश्चिमी घाट, कोई नहीं। महादेव पहाड़ियां भाग है किसका? सतपुरा का है, विंध्य का है, पश्चिमी घाट का है, कोई नहीं। तो महादेव पहाड़ियां किसका भाग होगा? तो महादेव पहाड़ियां विंध्य हिमाचल,
विंध्य जो क्षेत्र है उसका होगा, विंध्य पर्वत का, महादेव की पहाड़ियां होगा। धूपगढ़ किसकी चोटी है? बहुत आसान प्रश्न है, 2-3 बार पहले भी मैं आप लोगों को बता दिया है। धूपगढ़ जो चोटी है सतपुरा का, मैकाल का और इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ जो चोटी होगा वो किसका होगा? तो धूपगढ़ चोटी आप लोग लगाइएगा सतपुरा पर्वत का। सतपुरा पर्वत की जो चोटी है धूपगढ़। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला, बहुत सुंदर प्रश्न। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? विछेंद्री पाल है, चंद्रप्रभा एतवाल है, जय सिंह है, संतोष यादव है। 2 बार। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर क्या प्राप्त किया? तो विजय प्राप्त किया है, 2 बार किया है, याद रखिएगा। कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कोम, नंदा देवी, त्रिशूल। भारत में अवस्थित नहीं है, तो भारत में कौन अवस्थित नहीं होगा? तो भारत में अवस्थित नहीं होगा त्रिशूल, भारत में अवस्थित नहीं है। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? शिमला किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक। बताइए। तो शिमला जो स्थित है ये आपका धौलाधर श्रेणी होगा। क्या आंसर लगाएंगे इसमें? धौलाधर श्रेणी। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? तो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडाई कनाल अन्नामलाई और तमिलनाडु, पालनी और तमिलनाडु, सेवराय और तमिलनाडु, सेवराय और कर्नाटक, कार्डमम और केरल। कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहां पर स्थित है? अन्नामलाई और तमिलनाडु में, पालनी और तमिलनाडु में, सेवराय और कर्नाटक में, कार्डमम और केरल में। तो कोडाई कनाल जो पहाड़ी है ये आपका पालनी और तमिलनाडु में स्थित है। कोडाई कनाल पालनी और तमिलनाडु में स्थित है। अटकमंड किस पहाड़ी में स्थित है? ये क्वेश्चन जो है वो कुछ गलत लिखा गया होगा, है ना। उटकमंड होगा वो किस, उटक मंडलम यहां पर कर देंगे। उटक मंडलम किस पहाड़ी में स्थित है? उटक मंडलम। उटक मंडलम किस पहाड़ी में स्थित है ना। तो पीर पंजाल, जास्कर, नीलगिरी और अरावली। तो उटक मंडलम जो स्थित है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है, पर्यटक स्थल है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है वो कौन सा है? धौलाधर और पीर पंजाल, लद्दाख और पीर पंजाल, इनमें से कोई नहीं। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किस श्रेणी में स्थित है? बताइए। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो पर्वत श्रेणी होगा वह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी याद रखिएगा, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। कुल्लू जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए मौन घाटी जिसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथक
काडुआ जल विद्युत परियोजना है। कुंती नदी मोन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होता है। तो इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3 होगा, सभी इसका आंसर होगा। याद रखिए तीनों का तीनों जो है ये सही है आपका। पालघाट किनके मध्य में स्थित है? दर्रा है, थालघाट है, घोरघाट है, पालघाट और सेनकोटा है। तो पालघाट जो दर्रा है वो किसके मध्य में? नीलगिरी और कार्डमम में, नीलगिरी और अन्नामलाई में, अन्नामलाई और कार्डमम में, है कि नहीं, और कार्डमम और पालनी में पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा स्थित है नीलगिरी और कार्डमम, नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्नामलाई और कार्डमम, कार्डमम और पालनी। तो पालघाट दर्रा जो होगा वो अन्नामलाई और कार्डमम के क्षेत्र में होगा। पालघाट दर्रा याद रखिएगा, अन्नामलाई और कार्डमम के क्षेत्र में होगा। अब देखिए यहां पर कुछ दर्रा दिया हुआ है और उसको एक दूसरे से मिलाना है। जैसे शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेख दर्रा, तो लिपू लेख दर्रा जो लिखिएगा आप लोग वो उत्तराखंड में लिखिएगा, उत्तराखंड में है लिपू लेख दर्रा, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में। तो ये तीनों के तीनों जो है वो आपके मतलब सभी सही हो गए। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में और जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा को पुनः कब खोला गया था? नाथुला दर्रा को पुनः कब खोला गया था? बताना है। नाथुला दर्रा को पुनः कब खोला गया था? तो नाथुला दर्रा को पुनः जो खोला गया वो आपका 6 जुलाई 2006 को नाथुला दर्रा को पुनः खोला गया था। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर देना आप लोगों को कि बनिहाल दर्रा जो स्थित है वो किस राज्य में स्थित है। तो बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित होगा? तो बनिहाल दर्रा आपका सिक्किम में, उत्तराखंड में स्थित है, सिक्किम में नहीं, नाथुला सिक्किम में स्थित है। बनिहाल दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा सिक्किम, नागालैंड, केरल, उत्तराखंड। तो नीति दर्रा जो स्थित है ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा आपका कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। जिलेपला दर्रा, जिलेपला सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। जिलेपला दर्रा कहां स्थित है? बताइए। तो जिलेपला दर्रा भी आपका उत्तराखंड में स्थित होगा। जिलेपला दर्रा को भी उत्तराखंड लगाइएगा। माना दर्रा, माना दर्रा कहां स्थित है? तो माना दर्रा भी आपका उत्तराखंड होगा। माना दर्रा भी कहां होगा? माना दर्रा भी उत्तराखंड में है। पूछता है ये क्रम, आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कर देंगे कि माना दर्रा कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो हमारा देख लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या चीज की तैयारी करवाई जा रही है। अभी वर्तमान में जेटेट और जेपीएससी का तैयारी चल रहा है हमारा, और क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा ज्योग्राफी का ये चौथा क्लास होगा। चौथा क्लास है जिसमें मैंने ज्योग्राफी के एक टॉपिक आज मैंने पर्वत के बारे में कंप्लीट किया है। फिर हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें पठार मैदान और तटीय द्वीप का हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर संपर्क कर लेंगे और ये पता कर लेंगे कि कौन कौन सा क्लास किस किस टाइम में होता है, फी क्या है कोर्स का, और अन्य जो सुविधाएं हैं जो इस चैनल में आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है वो सभी का सभी इस नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कल हम लोग
मिलते हैं, है ना, 3 बजे ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे और तटीय द्वीपों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।